नमस्कार साथियों, जोश नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर यूजीसी नेट जीआरएफ पार्ट 1 और पार्ट 2 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सारी सामग्री एक प्लेलिस्ट द्वारा सुविधाजनक रूप में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो यहाँ पे आपको संपूर्ण सामग्री आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो आज ही सीरियस कैंडिडेट जुड़ जाइए हमारे चैनल से और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। तो आज हम जो है हिंदी साहित्य में कहानी यूनिट 7 के अंतर्गत चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला उनका छद्म नाम है। जब लेखक किसी अन्य नाम से लिखकर, अपने असली नाम से ना लिख के अन्य नाम से लिखते हैं तो उस नाम को जो है छद्म नाम कहा जाता है। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी, राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखित है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये जो कहानी है ये बहुत ही छोटी कहानी है और ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, मतलब एक पत्र के रूप में जो है लिखी गई है। इस कहानी में चंद्रदेव को लिखा गया एक पत्र है जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पे व्यंग किया गया है। यह लॉर्ड कर्जन पर यह व्यंग है, जो मतलब अंग्रेजी राज्य में जो लॉर्ड कर्जन थे, जो जब उन्होंने भारत पर अपना कब्जा जमा रखा था, उसी पर एक ये मतलब कटाक्ष किया गया है तगड़ा। और इसके मुख्य पात्र जो इसमें लेखिका रहेंगी और चंद्रदेव रहेंगे। तो आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। साथ ही साथ अंडरलाइन भी करते जाएंगे, क्योंकि अब आजकल कहानी से डीप क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगलों और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। ये अंडरलाइन कर लेंगे, जो इंग्लिश के जो भी इसमें वर्ड आ रहे हैं। गवर्नमेंट, एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की
अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ये कटाक्ष किया जा रहा है। और फिर आप तो एक सुयोग, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है, इम्पोर्टेंट है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रबल भारत को उतनी दूर से भलीभांति ना देख सकते होंगे। अतः आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपया कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि मैं इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आप से सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना। स्थान का नाम है, इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे। ये उस समय क्या था, उस समय ये राजधानी कलकत्ता ही थी, को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटकेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। चपला आप जानते हैं, चपला बिजली को कहा जाता है। क्या यह ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, अंडरलाइन करेंगे, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदवोद्वा त्रैलोक के पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। अब भी वह स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन आपको पता होगा, कोलकाता में है। पारिजात परिशोभित
नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ ही हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, ये शब्द नोट करते जाएंगे साथ साथ, शाशा लांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। क्या कटाक्ष किया गया। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति ही है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि कभी आप भारत भ्रमण को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, ईश्वर ना करे, उस समय प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, आपके चंद्रलोक, अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं।
जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। तो इसी के साथ ही हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। इसमें ये इस संवादात्मक शैली में या पत्रात्मक शैली में मतलब ये है कि ये चंद्रदेव को जो है पत्र लिखती हैं और उसमें मतलब जो है कटाक्ष करती हैं तरह तरह की। ये हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।